काल कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर कब्जा कायम कर सकता है। बिहार की राजनीति में अचानक से उबाल आ जाती है। अब आप देखिए ना कि सिलसिलेवार ढंग से कैसे राजनीति की घटनाएं बिहार में घटित हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं महागठबंधन की। तो महागठबंधन में भूचाल सा मचा हुआ है। हमने देखा कि सरकार ने महज 6 महीने का जो है वह समय अवधि पूरा किया है, और लेकिन 6 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सटीक चल रहा था, और इसके बाद असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखिए ना कि घर में जब कोई नई दुल्हन आती है तो कहा जाता है कि 6 महीने तक तो उससे घर की वातावरण को समझने में ही लग जाता है। दुल्हन का असली व्यक्तित्व क्या था, यानी कि दुल्हन हम यही नहीं कहेंगे, बाकी किसी नए आदमी के आप संपर्क में आते हैं तो उसके चाल ढाल, उसके ढंग को समझने में समय लगता है, और समय होने के साथ जैसे ही सब कुछ सेट हो जाता है उसके बाद उसका जो असली रंग है वह निखर करके सामने आता है। यही स्थिति महागठबंधन के भीतर में बिहार में हो रही है, और महागठबंधन में सहजता नाम का जो शब्द है उसका कहीं ना कहीं लोप होता हुआ दिख रहा है, और महागठबंधन में जो घटक दल है वह आपस में ही सहज नज़र नहीं आ रहे हैं, और इसका समय समय पर हमने देखा है। अब देख लीजिए सुधाकर सिंह का मसला देख लीजिए। सुधाकर सिंह किस तरह से आग बबूले हैं। सुधाकर सिंह नीतीश कुमार जी को टारगेट पर लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन सुधाकर सिंह एक बात हमेशा सेफ रखते हैं कि वे तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उनका अगर किसी से गलत संबंध है, किसी से पर अगर सुधाकर सिंह का निशाना है तो वे हैं नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वही हाल अगर चंद्रशेखर बाबू, अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका हाल देख लीजिए। तो शिक्षा मंत्री जी जब ट्वीट करते हैं तो उसमें भी वे नीतीश कुमार जी को आंकड़े पर, निशाने पर लेते हैं, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है ऐसा दावा करते हैं, और रामचरितमानस पर कैसा बयान दे देते हैं ये हमने देखा था। लेकिन सबसे पहले हम चंद्रशेखर जी की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी जिस प्रकार का बयान देते हैं उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि इस तरह का जो बयानबाजी है वह बीजेपी को सपोर्ट करने वाला बयानबाजी है, और अल्टीमेटम तक दे देते हैं कि 14 तारीख तक, यानी कि 14 जनवरी तक तेजस्वी यादव जी उस पर कार्रवाई करे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी के अल्टीमेटम का कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तेजस्वी यादव पर। उल्टे तेजस्वी यादव जी यह बात तक कह देते हैं उल्टे ही कि संविधान में सबको बोलने का अधिकार है, और पत्रकारों को भी डांटते हुए तेजस्वी यादव जी यह कह देते हैं कि आपके भी संस्थान में संपादक के फैसले पर संवाददाता काम करते हैं कि संवाददाता के फैसले पर संपादक काम करते हैं। यह आग बबूला होते हुए तेजस्वी यादव जी पत्रकारों से पूछ देते हैं सवाल पूछने पर। मतलब उनका सीधे ये कहना था कि जो भी लोग मंत्री दे रहे हैं वो ऐसे ही बयान दे रहे हैं, इन बयानों को नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। जनता जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी पर भरोसा जताई हुई है, और उसी की वजह से बिहार में सरकार है। तो तेजस्वी यादव जी यह कहकर तो निकल जाते हैं, लेकिन इस बीच में धरा का धरा रह जाता है उपेंद्र कुशवाहा जी का अल्टीमेटम। इसके बाद हमने देखा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे शरद यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का दिल्ली यात्रा काफ़ी चर्चा का विषय बना था। उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली में जाते हैं, और दिल्ली में एक इंटरनल बातें सामने आती है कि यहाँ इसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चलती है कि उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली बीजेपी से मीटिंग करने के लिए गए थे, और दिल्ली प्रवास के दौरान जो है उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत सारे राजनीतिक सहमत का खेल भी जो है खेला है। नए संभावनाओं की तलाश उन्होंने शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने जो ग्रुप के लोग हैं, जो जदयू में तो आए लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बने हुए हैं, जो रालोसपा से विलय होकर के आए थे, उन तमाम लोगों को उन्होंने बुलाया भी था, मीटिंग भी उनसे की है। ऐसी बातें आ रही थी दही चूड़ा से के आसपास में। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ बहुत सारी रणनीति एक साथ चल रही है, और इस बीच में बीजेपी का एक स्पेशल मॉडल काम कर रहा है, और इसी स्पेशल मॉडल के बदौलत बीजेपी बिहार में सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी में सबसे पहले देखें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो कार्यकाल है वह 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
आपको क्या लग रहा है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया तो नहीं है, सामान्य प्रक्रिया तो नहीं ही है। जिस प्रकार से मिशन बिहार पर जेपी नड्डा और अमित शाह जी के साथ काम कर रहे थे, इसके बाद हमने देखा कि जेपी नड्डा और अमित शाह कैसे बिहार का दौरा करते हैं और अलग अलग समय दौरा करके नीतीश कुमार जी के रग को पकड़ने की कोशिश करते हैं और बिहार में सरकार बनाने के लिए जोर तोड़ और ख़ासकर अभी तुरंत सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कोई हड़बड़ी नहीं है। 2024 और 2025 के लिए बीजेपी जिस प्रकार से मिशन बिहार पर काम कर रही है, उसी का फलस्वरूप है कि जेपी नड्डा जी का जो कार्यकाल है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, उसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। वजह साफ है कि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल नहीं चाहती कि इस बीच में कुछ परिवर्तन किया जाए। जो नए लोग आए उसे मिशन बिहार वाले चीज़ को समझने में, इस फाइल को पढ़ने समझने में समय लगे, क्योंकि जैसे जैसे इधर समय जाएगा ठीक उसी प्रकार से इस तैयारी पर, इस मिशन पर असर पड़ेगा। अब देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली जाते हैं इधर, और इसके बाद बिहार में गठबंधन के बीच में, यानी कि बिहार में महागठबंधन का जो घटक दल है उसके बीच में जो आपसी उठापटक है वह कम नहीं होती है। सिलसिलेवार ढंग से जिस बात की आशंका उपेंद्र कुशवाहा जी ने जताई थी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि ये तमाम बयानबाजी जो है, जो कि राजद के मंत्रियों की ओर से किया जाए, विशेषतः राजद के मंत्रियों की ओर से जो अनर्गल बयानबाजी जो की जा रही है, इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है और कुल मिलाकर बीजेपी इसका फायदा उठाते हुए भी दिख रही है। सबसे पहले देख लीजिए सुधाकर सिंह जी का बयान, उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान, उसके बाद अब बिहार में जो मंत्री हैं सुरेंद्र जी, उनका बयान देख लीजिए कि बीजेपी किस प्रकार से उनका ये बयान आता है कि बीजेपी जब भी चुनाव आता है तब आर्मी पर हमला करवा देती है सत्ता में बनने के लिए, भारतीय सेना पर हमला करा देती है। तो ये तमाम चीज़ें, इन तमाम प्रकरणों को पकड़ करके, इन तमाम मुद्दों को पकड़ करके बीजेपी कहीं ना कहीं लीड करने के फिराक में है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी की जो नाराज़गी है जनता दल यूनाइटेड से, इसे बीजेपी समझ रही है। अब समझिए, इससे पहले जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए नेताओं का आप इतिहास देख लीजिए। आरसीपी सिंह अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आरसीपी सिंह जी कैसे काम कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर के, यह हमने देखा। आरसीपी सिंह जी लवकुश समीकरण को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर कुर्मी को तो उन्होंने इकट्ठा करने का दावा भी कर दिया है। तो आरसीपी सिंह जी जिस मिजाज, जिस रंग रूप और जिस मौसम के साथ आरसीपी सिंह चल रहे हैं, इधर उपेंद्र कुशवाहा जी का जदयू से, मतलब कहें ना कि मतभेद जरूर कह सकते हैं इस बात को, मतभेद होना। उपेंद्र कुशवाहा जी की जिस प्रकार से चर्चा हुई, अचानक से डिप्टी सीएम के बारे में उपेंद्र कुशवाहा जी कह भी देते हैं कि हम थोड़े सन्यासी हैं, डिप्टी सीएम बने तो अच्छी बात है, ये तो नीतीश कुमार जी को फैसला करना है। लेकिन नीतीश कुमार जी अंततः इस पर सीधे खारिज कर देते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की चीज़ों को। पहले भी नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच में पहला कैसे संबंध था, पहले टर्म की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद कैसे उपेंद्र कुशवाहा जी अलग होते हैं, ये अपने आप में एक कहानी है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का जदयू से अलग थलग होना, इसके बाद कुर्मी चुनाव से ही हमने देखा था उपेंद्र कुशवाहा जी का अलग थलग हो जाना, आरसीपी सिंह जी का इधर किलाबंद करना, मुकेश सहनी बड़े फैक्टर हैं, मुकेश सहनी जी का इधर होना। इसके बाद इसमें, इस स्पेशल मिशन में अगर देखें तो बीजेपी जीतन राम मांझी जी को भी साथ करने के विचार में है और नेता से नहीं बल्कि वोट बैंक का एक बड़ा लोचा है इसमें। तो जीतन राम मांझी हो गए। इसके बाद अगर देखें तो इस तरह के मिशन पर बीजेपी काम कर रही है। और जो महागठबंधन के घटक दल के बीच में नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अपने मंत्रियों पर, इससे नीतीश कुमार जी सीधे तौर पे असहज हो रहे हैं। असहज इतना हो रहे हैं कि अचानक से आनन फानन में सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी लंबे समय के बाद जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में पहुंचे थे, वो भी बिना किसी पूर्व प्लान के, बिना किसी तय कार्यक्रम के। तो नीतीश कुमार जी आनन फानन में बिहार के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं जदयू के कार्यालय में। उपेंद्र कुशवाहा जी से कैसे चीज़ें अलग होती है। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं, राजनीतिक घटनाएं हैं, वो एक और इशारा कर रही है कि बिहार में बीजेपी जो है इस तमाम मौक़ों का फ़ायदा उठाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेगी। और ऐसे में यह जो चिराग पासवान वाली बात देख लें तो चिराग पासवान जी को जेड सिक्योरिटी दे देना और उसके बाद चिराग पासवान जी को ओम बिरला के साथ अलग अलग देश के यात्रा पर भेज देना, मतलब भारत के राजनयिक जो संबंध हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं हैं अलग देशों के साथ, उसमें चिराग पासवान जी को भेजना, तो कहीं ना कहीं नज़र बीजेपी की एक
बड़ी रणनीति पर है, जिस रणनीति में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान जैसे लोग शामिल हैं। और इसका सीधे जो कहते हैं ना कि अगर पड़ोसी के ऐसे समझिए ना कि अगर एक कहावत है कि अगर सामने वाले के घर में जो आपके दुश्मन है उसके घर में अगर विवाद होता है तो जो आपके घर में जो है वह खुशियाँ मनती है। ऐसा समाज में तो होना नहीं चाहिए, लेकिन एक कहावत के रूप में ऐसा होता है। तो पड़ोसी और पड़ोसी की लड़ाई इसी के लिए फेमस होती है। तो वजह यह है कि इन तमाम महागठबंधन में जो सियासी उठापटक चल रहा है और नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से असहज हो रहे हैं, इसी बीच में बीजेपी अपने इस स्पेशल मिशन को सफल कराने की पूरी कोशिश कर रही है और बीजेपी इसको लेकर के आगे बढ़ने वाली है। और बीजेपी का नज़र वर्तमान में सरकार पर नहीं है, बल्कि 24 और 25 के रणनीति पर है। और 24 और 25 में बड़ा खेला करने के लिए बीजेपी आगे बढ़ रही है। जुड़िए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।